एक्चुअली अगर हम इस बार का इलेक्शन देखें तो कई मामलों में ये बिल्कुल डिफरेंट है पिछले इलेक्शन से। जैसे कि 2013 का जो पहला इलेक्शन था वो एक आंदोलन के बेस पे था। लोगों ने कहा कि एक नए लोग आए हैं, निर्भया कांड हुआ था, अन्ना हजारे का मूवमेंट था, कॉमनवेल्थ में काफी सारा इश्यूज थे, उन सब की बात लोग जिक्र कर रहे थे। तो उस वेव पर वो इलेक्शन लड़ा गया, लेकिन तभी भी उस पार्टी को 28 सीटें आई और 31 सीटें बीजेपी गई थी तभी भी 2015 2013 और 2015। तब लोगों ने कहा कि हमें एक नई पार्टी को पूरा मौका देना चाहिए। 2015 के इलेक्शन के बाद 2020 का जो इलेक्शन था वो एक इलेक्शन था जो कि आम आदमी पार्टी की रियल अचीवमेंट्स पे लड़ा गया। लोगों ने फर्क देखा कि स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल सदियों से गवर्नमेंट के धरने से चल रहे थे, वहां पे पीटीएम होनी शुरू हो गई थी। उनकी रिनोवेशन हो चुकी थी, बिल्डिंग साफ सुथरी दिखने लगी थी, उनमें पेंट हो गए थे, उसमें चित्रकारियां हो गई थी अंदर। तो 2020 का इलेक्शन लोगों ने एक फील डिफरेंस फैक्टर था। लोगों ने कहा हाँ, डिफरेंस तो है भाई। 200 यूनिट की बिजली भी मेरे को फ्री मिल रही है, पानी भी मुझे फ्री मिलने लगा है, स्कूल बेटर हो चुके हैं, मोहल्ला क्लिनिक ऑपरेशनल है। ठीक है, कुछ ऑपरेशन हो सकता ना हो, लेकिन कुछ ऑपरेशनल है। लोगों को एटलीस्ट बुखार सर्दी जुकाम की दवाई मिलनी शुरू हो गई है। तो 2020 का इलेक्शन उस मुद्दे पर लड़ा गया और बिल्कुल क्लीन स्वीप किया आम आदमी पार्टी ने दोबारा से, क्योंकि लोगों ने फील्ड डिफरेंस किया। 2025 का जो इलेक्शन है, बेसिकली ये इलेक्शन के बीच में काफी कुछ हुआ। 2 साल कोविड में गए। कोविड में करंट गवर्नमेंट ने कितना अच्छा किया या अच्छा नहीं किया, लोगों के मन में वो भी है। जिन्होंने अपने लोगों को खोया या अस्पतालों में परेशान हुए या अपने पड़ोसियों को परेशान होते देखा, तो वो छाप तो उनके अंदर है। उसके बाद में लोगों ने रियलाइज किया, चाहे मुद्दे वो शीश महल के हों कि भाई शानदार मकान कैसे बन गया उसके बीच में, जबकि वो लोग कहते थे कि ऐसा तो हम नहीं करने वाले हैं। तो एक जो फील्ड डिफरेंस वाली जो पॉलिसी थी वो इमेज खत्म हो गई 2025 के इलेक्शन आते आते। फिर वो जेल और ये सारा कुछ स्कैम, टॉप लीडरशिप का जेल में जाना, वहां से लंबे समय तक जेल में रहना, बार बार उनकी बेल एप्लीकेशंस को रिजेक्ट होना। न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है तो ठीक है, अब बेल मिली लेकिन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पे मिली। तो 2025 का इलेक्शन आते 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 चीजें बदल चुकी। सबसे इंपॉर्टेंट, दिल्ली सबसे अलग स्टेट है। यहाँ का वोटर, मैं बोलता हूँ, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है कि 2 बारी से या 3 बारी से लोकसभा में 7 सीटें बीजेपी, सेम वोटर जो घर से वोट देना निकलता है, और मोरलेस 3 बार से आम आदमी पार्टी को क्लियर बहुमत देता है। तो वो सोच समझ के वोट देता है। जो मैंने कहा 2020 में उन्होंने डिफरेंस देखा और वोट किया। 25 में उन्होंने फील किया कि वो जो डिफरेंस था उसको नेक्स्ट स्टेप पे लाना था, इस गवर्नमेंट को नहीं ला पाए। क्या क्या सेंटर के अंडर की स्कीम इंप्लीमेंट है और क्या क्या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, शायद मैं भी उसका आंसर नहीं कर पाऊंगा। तो फॉरगेट अबाउट कॉमन पीपल, लोग नहीं समझ सकते इस डिफरेंशिएट को। लेकिन वोट सेंटिमेंट्स पे होता है। लोगों को लगता है कि देश को चलाने के लिए मोदी जी सक्षम नेता है, हमें वो चाहिए, लोग उस सेंटिमेंट पे वोट देते हैं। स्टेट में 2020 तक लोगों को लगा कि अरविंद केजरीवाल इज अ बेटर पर्सन फॉर द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने स्कूलों में बदलाव देखा, उन्होंने हॉस्पिटल्स में थोड़ा देखा कि कुछ चीजें बेटर होनी शुरू हुई हैं। तो उस बदलाव जो 2015 से 20 के बीच में काम किया गया वो दिखा, लोगों ने उस सेंटिमेंट्स पे वोट किया। तो जो 2025 की जो वोटिंग आज हुई है
उसमें भी यही सेंटिमेंट्स हैं और वो सेंटिमेंट काम नहीं होगा। आम आदमी पार्टी का ये कहना कि हमें जेल में ठूंस दिया गया, तो न्यायिक प्रक्रिया पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर आज वो बाहर कैंपेन कर रहे हैं तो वो भी उसी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कर रहे हैं। अगर ये इतनी ही हाईली इन्फ्लुएंशियल चीजें होती तो 6 महीने पहले ये बाहर नहीं आते, ये इलेक्शन तो वन साइड डिसाइड हो गया होता। कौन कैंपेन करता आम आदमी पार्टी के लिए? अगर टॉप 4-5 अंदर ही रह जाते तो नहीं होता ना। तो वो भी कोर्ट ने ही उनको रिलीज किया कि भाई न्यायिक प्रक्रिया में देर हो रही है और जिन लोगों के गवाही होनी है उसमें टाइम लग रहा है या चीजों को सबूतों को टाइम लग रहा है, तो ठीक है, आपको अभी बेल दी जा सकती है। बेल तो जो जो लोग मर्डर में होते हैं 302 में, उनको भी बेल मिलती है। इट डजंट मीन कि उन्होंने वो क्राइम नहीं किया। बेल एक अलग प्रोसेस है, राइट? सो लोगों को लेकिन लगा अगर ये लोग 10 दिन 15 दिन 20 दिन में बाहर निकल आते, और कोर्ट में बार बार ये लोग गए और कोर्ट ने बार बार डिसाइड किया कि नहीं, आप एविडेंस को टेम्पर कर सकते हैं, उनको जमानत नहीं मिली। इवन अरविंद केजरीवाल को भी जमानत शर्तों पर मिली, मनीष सिसोदिया को भी शर्तों पर मिली कि आप साइन नहीं कर सकते, आप जा नहीं सकते सचिवालय, आप किसी की मीटिंग नहीं ले सकते। सो मीन्स दिल्ली की जनता को समझ में आया भाई कुछ तो सीरियस रहा है, इतनी टर्म्स पे बेल क्यों मिल रही है? अगर कोई केस ही नहीं है तो रिजेक्ट हो चुका होता। इस इलेक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये इलेक्शन बीजेपी नहीं जीत रही है। बीजेपी की ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिससे ये लगे कि वो इस इलेक्शन को जीत रही है। ये इलेक्शन आम आदमी पार्टी हार रही है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल बाहर आए, आतिशी को उन्होंने सीएम बनाया और उन्होंने खुद को अर्ली कैंपेन में लगा दिया, लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया, गली मोहल्लों में जाना शुरू किया, और उसके बाद में जो वो स्कीम लेके आए कि दिल्ली के लेडीज को पैसा देंगे, 2000 रुपये देंगे, उस दिन तक ये इलेक्शन आम आदमी पार्टी का था। एंड जिस तरीके से उन्होंने उसको टेंजिबल बनाया, टेंजिबल कैसे? हम अक्सर कहते हैं कि चाय पीने से मुंह मीठा होता है, हम 3 बार कहेंगे लेकिन मुंह मीठा हुआ क्या? नहीं। जब मैं वाकई में चाय पीऊंगा तो मुझे उसका स्वाद आएगा, वो टेंजिबल है। तो आम आदमी पार्टी ने ये बहुत अच्छा किया कि उन्होंने उसको एक टेंजिबल लुक देने की कोशिश की। लोगों के पास पहुंचे उनके वॉलंटियर्स, गली मोहल्लों में लोगों को बुलाया गया, बहनों आइए, आप अपना आधार कार्ड दीजिए, और आधार कार्ड के बेस पे उन्होंने कुछ फीड किया, और वहीं से उन्होंने एक पर्ची थमा दी कि देखो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया साहब, जैसे हमारी सरकार बनेगी ये पर्ची लेके आना और आपके पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। सो एक टेंजिबल दिखाया किसी को, जैसे कि हम 10th पास करते हैं तो हमें एक मार्कशीट मिलती है टेंजिबल, उसको हम लेके प्राउड फील करते हैं, मैं अभी पास हो चुका हूँ और मेरे इतने मार्क्स आए, विद टच एंड फील। तो लोगों ने वो पर्चियां देखी हैं, अरे शानदार है, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन गलती क्या की? एक सेंटेंस हम अर्ली यूज करते हैं कॉल्ड अर्ली पीक, आप जल्दी पीक कर गए। ये उन्होंने बहुत जल्दबाजी में लॉन्च की और थोड़ा पहले लॉन्च की ये इसकी, तो उसके बाद काउंटर होने का आया इन्हीं के सरकार से, ठीक है, जो महिला और बाल विकास मंत्रालय, वहां से स्टेटमेंट आई अखबारों में, विज्ञप्ति उन्होंने डाली कि भाई साहब ऐसा हमने कुछ नहीं, ऐसा कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, और अगर कोई ऐसा क्लेम कर रहा है तो वो गलत है। तो उस पर काफी सारे काउंटर्स हुए, और जब ये सब कुछ हुआ तो यहां से गलती क्या हुई कि फिर केजरीवाल जी ने अपनी थीम बदल दी। अब उन्होंने कहा कि नहीं देखो हमने बिजली पानी दिया, ये आएंगे तो खत्म कर देंगे, एक थ्रेट वाले माहौल में चले गए। रादर देन अगर वो उसी पे स्टिक करते और उसी को कैंपेन को आगे लेके जाते, या अगर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए और उसमें कहते कि नहीं साहब अभी मोहल्ला क्लिनिक थे, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपको ब्लड सैंपलिंग भी शुरू होने वाली है, और 10 जगह शुरू हो चुकी है लेट्स से,
अगर 10 जगह करके दिखा देते हैं यहाँ फीता कट चुका है, अगले 3 महीने में ये 20 जगह और शुरू हो जाएगा और 30 जगह और शुरू होने वाला है, लोगों को टेंजिबल लगता। ऐसे ही स्कूल में जो उन्होंने जो भी किया था उसका नेक्स्ट लेवल लेके आते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहते कि ठीक है, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में क्या फर्क होता है, प्राइवेट स्कूल में एक अच्छी सी बस आती है, बच्चों को लेके जाती है। सरकारी स्कूल की ऐसी कोई बस या वैन सरकार की आनी शुरू हो जाती है, बच्चों को लेके घर घर लेके पिक करके जानी होती, चाहे वो ऐसी 10, 20, 30 ही चल रही होती, लोगों को एक टेंजिबल फील आती, कुछ तो काम हुआ है। लेकिन वो सब नहीं हुआ। हुआ क्या, अगर ये आएंगे तो बिजली पानी फ्री नहीं मिलेगा, और जो इन्होंने कहा कि महिला सम्मान के लिए हम ये पैसा देने वाले हैं, तो फिर नैरेटिव आया कि पंजाब में तो दिया नहीं आपने 2-2.5 साल से, लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र ने दिया, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में दिया लड़की बहन योजना में। तो क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन रेज हुआ। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ न्यू दिल्ली, ये इससे रिलेटेड है। केजरीवाल जी लूजिंग दिस इलेक्शन, और इसलिए नहीं कि प्रवेश वर्मा जीत रहे हैं, वो नहीं जीत रहे, ये हार रहे हैं इलेक्शन। ये इलेक्शन वैसे ही हारे हैं जैसा इलेक्शन शीला दीक्षित ने हारा। वो इलेक्शन अरविंद केजरीवाल ने नहीं जीता, शीला दीक्षित ने वो इलेक्शन हारा। कॉमनवेल्थ में नाम आया बेटे का, सारा कुछ हुआ, उसकी वजह से हुआ। आज इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने सारे गवर्नमेंट वोटर्स हैं, नरेंद्र मोदी जी ने पहले कहा कि हम डीए हाइक कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए, उससे इफेक्ट हुआ, लोगों को पैसा बढ़ गया डीए का। दूसरा, अभी बजट 12 लाख रुपए तक के आप इनकम टैक्स से फ्री हो जाते हैं, मध्यम वर्ग और उससे थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास एकदम से जाने वाला है, एकदम से जाने वाला है। और तीसरा, खुद मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति अपने विधानसभा क्षेत्र से, वो कभी भी अपने विधानसभा क्षेत्र में नजर नहीं आए लोगों के बीच में। जेल में भी रहे, उससे पहले कोविड भी था, दूर बना ली उन्होंने अपनी, जो भी वो शीश महल कहा गया वो शायद उसको ज्यादा एंजॉय करने लगे, नहीं गए अपने क्षेत्र में। और दूसरी तरफ जो विरोधी कैंडिडेट हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने 6 महीने पहले से शुरू कर दिया लोगों के भंडारों में जाना, लोगों का जागरण कराने, ये सब चीजें। तो जो उस तरह की वाल्मीकि बस्ती हैं और बाकी सब इलाके हैं या पिलंजी गांव है, तो वहां सब उन्होंने उन वोटर्स को पहले से सेट करना शुरू किया जो कि डाई हार्ड केजरीवाल के वोटर थे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो ये 2 स्कीम आ गई मोदी जी की, एंटी इनकम्बेंसी, केजरीवाल जी का ना होना, और दूसरा बड़ा रीजन कि केजरीवाल जी अपनी पार्टी में अपने जैसे रेप्लिका और नहीं खड़े कर पाए जो काउंटर कर सकें। अभी उन्हीं को जाना है हर एक विधानसभा क्षेत्र में, तो उनकी टीम में वैसे लोग जो जा चुके छोड़ के उनको, जो कभी उनके साथ आए थे, एक्टिविस्ट थे जिन्होंने काम किया, अगर वो सब भी उनके साथ रहे होते तो शायद वो एक लीडरशिप, एक बड़े वाइड स्पेक्ट्रम की लीडरशिप होती, वो मिसिंग है। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल अपना इलेक्शन लूज करने वाले हैं। वो सीट भी आतिशीर हारेंगी। उसका बहुत बड़ा कारण एक तो ये है कि उनको मुख्यमंत्री बना के और ये कह देना कि आप मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले। आम आदमी पार्टी जीते तो भी नहीं रहोगे आप, और हारे तो आप रहोगे ही नहीं। तो आपकी एक्सपायरी लिमिट बता दी गई, यानी आप किसी को कोई डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कि साहब आपको कैंसर है, आप सिर्फ 45 दिन जिएंगे, ठीक है। अब वो आदमी 45 दिन की अपनी वैलिडिटी लेके आसपास के गांवों में घूमे कि भाई मैं आपके लिए बहुत काम करने वाला हूं, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर दूंगा। लोग बोले आपका तो सर्टिफिकेट है, एक्सपायरी डेट क्या करें आपका? एक्सपायरी डेट की मेडिसिन काम नहीं करती, पहला फैक्टर।
दूसरा फैक्टर ये कि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में विधायक रहते हुए भी और सीएम रहते हुए भी वो ऐसा कुछ उल्लेखनीय नहीं कर पाई जो कि दिखता, कोई ट्रेंड सेटर होता। एक लोग क्या अपेक्षा करते हैं कि भाई अगर यहाँ से कोई सीएम बना है तो वो एक मॉडल बनेगी वो कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। और तीसरा, जो बीजेपी से रमेश बिधूड़ी लड़ रहे हैं, वहां से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने वहाँ काम किए भी हैं, अपने कार्यकर्ता भी हैं, लोकल आदमी है वहीं के आसपास के, नेटवर्क है उनके पास में इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इस सीट पर जैसा इलेक्शन अलका लांबा को लड़ना चाहिए था वैसा नहीं लड़ रही है। उसने खुद से कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सपोर्ट के लिए नहीं है। लेकिन ये सीट आतिशी हारेंगी, लेकिन मार्जिन कम होगा। केजरीवाल के हारने का मार्जिन ज्यादा होगा। मनीष सिसोदिया की मूवमेंट से 3 सीट आम आदमी पार्टी हार गई पहले दिन। पटपड़गंज खुद जहां से वो निकले, पिछला इलेक्शन 3100 वोट से जीते, वो ऐसा कुछ वोट से जीते और लगातार ट्रेल करते रहे। उसके बाद में 18-19 महीने जेल में रहने के बाद में इलाके में काम भी नहीं हुआ, और फिर उनको लग गया कि फियर फैक्टर की ये इलेक्शन तो आप यहां से हारने ही वाले हो। सो ही वेंट टू जंगपुरा। तो जंगपुरा की सीट जिस दिन वो गए, पटपड़गंज तो हार गए, ठीक है। और जिस जंगपुरा के एमएलए को रिलोकेट किया जनकपुरी, तो जंगपुरा और जनकपुरी का कोई मेल नहीं है, कोई आसपास की विधानसभा क्षेत्र नहीं है, तो जनकपुरी की सीट भी उस दिन हार गए। और जंगपुरा में खुद फंसे हुए हैं। कारण 4 बार के एमएलए तरविंदर सिंह मारवा, बीजेपी ज्वाइन की उन्होंने, 4 बार पॉपुलर एमएलए रहे, उनका बेटा काउंसिलर भी है, अच्छे मार्जिन जीता हुआ काउंसिलर है, लोकल पकड़ है उनकी। और मनीष सिसोदिया को सब लोग वहां कह रहे हैं ये आउटसाइडर है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से भाग कर आए हैं क्योंकि वहां हार का डर था। और तीसरा फैक्टर, जो वहां पे कुछ क्षेत्र हैं जो कि माइनॉरिटीज डोमिनेटेड क्षेत्र हैं, इसको सोच के इन्होंने शायद चूज की होगी ये जंगपुरा सीट। तो वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं इलेक्शन, फरहाद सूरी। कितना वोट वो काट पाएंगे नहीं काट पाएंगे ये एक अलग मैटर है, लेकिन तरविंदर सिंह मारवा बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है वहां पर, और उसकी वजह से ये सीट सिसोदिया हारने वाले। जो बीजेपी अपनी सीटें जीतेगी, उसमें टॉप 5 हाईएस्ट मार्जिन की सीटें होंगी, उनमें से पटपड़गंज एक होने वाली है, कोई मुकाबला नहीं है उधर। कारण रवि नेगी, उन्होंने पहले भी काफी अच्छी टक्कर दी थी सिसोदिया को, जबकि किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होने वाला है कि बीजेपी का एक मंडल अध्यक्ष इतना जबरदस्त इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि वो ग्राउंड पर एक्टिव है। और अब तो वो काउंसलर भी है उस इलाके में, काम भी किए हैं, लोगों के लिए अवेलेबल भी हैं, तो उनके सामने कोई है नहीं। सिसोदिया खुद होते तो इलेक्शन हारते, या हो सकता है कि एक आसपास का कोई इलेक्शन होता, लेकिन पूरे इलाके में यही कि भाई सिसोदिया यहाँ से भाग गए, कोई नया आदमी कोई आ गया, चाहे वो कोई भी है, अवध ओझा आया तो ठीक है, बट सेलिब्रिटी जैसी चीजें दिल्ली में उतनी चलती नहीं है। तो पटपड़गंज इज नो ब्रेनर, सबसे स्ट्रांग सीट है बीजेपी। माइनॉरिटीज हमेशा टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, उनको बहुत क्लियर होता है कि जहां भी बीजेपी कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट हरा रहा होता है वो उसको वोट देते हैं। जैसे ओखला, बेशक वहां पे ओवैसी का कैंडिडेट है, लेकिन फिर भी अमानत बहुत अच्छे वोट से जीतने वाला है, वोट नहीं कटेंगे। तो जो कांग्रेसी कैंडिडेट भी हैं, अरीबा खान, वो अच्छे प्रतिष्ठित पॉलिटिकल फैमिली से हैं, लेकिन वोट नहीं कटने वाली। ओखला की सीट 200% आम आदमी पार्टी निकालेगी, लेकिन यही समीकरण मुसलमान में बदल जाएंगे। कारण ओवैसी की पार्टी से तो ताहिर हुसैन, जहां पे काउंसिलर भी थे, दंगे में नाम भी आया, उनकी अपनी पॉपुलैरिटी है उस इलाके में, अपनी पॉपुलैरिटी है, तो वो उनको वोट पड़ेंगे, उनको हार्डकोर मुस्लिम्स की वोट पड़ेंगे।
उस इलाके में। दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस से, जो पहले वहाँ विधायक रह चुके हैं, हसन साहब उनके बेटे हैं, तो उनका एक अपना वहाँ असर है उस इलाके में, तो वो वोट वहाँ लेने वाले हैं अपने पर्सनल दम पे, कांग्रेस दम पे नहीं। और तीसरे कैंडिडेट जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, जर्नलिस्ट थे तो उनको टिकट मिला। तो इन तीन में के बीच में मोहन सिंह बिष्ट अकेले कैंडिडेट, जिन्होंने 93 से लेके आज तक के सारे इलेक्शन जीते हैं, सिर्फ एक इलेक्शन 2015 का छोड़कर, जब वो कपिल मिश्रा से हारे थे करावल नगर में। और मुसाबाबाद की सीट पहले करावल नगर के अंदर ही आती थी, तो मोहन सिंह बिष्ट उस सीट से 1993, 98, 2003, 2008 में जीत चुके हैं। इसी सेगमेंट मुसाबाबाद उसके अंदर आता था उस समय। गोपाल राय की सीट, ये भी सच्चाई है कि अगर आप गोपाल राय की सीट बाबरपुर की बात करें, ये बीजेपी का हमेशा से स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा। नरेश गौड़ वहां से विधायक बनते रहे 93, 98, 2003, 2008, 13 और शायद उसके बाद भी हमेशा जीतते रहे वहां से। जितनी माइनॉरिटीज की वोट है काफी अच्छी संख्या है, लेकिन बाकी इलाकों में ये एक ब्राह्मण बहुल सीट है। ब्राह्मण बनिया अपर कास्ट काफी इस एरिया में है, और ये वो कॉलोनी है जहां पे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग काफी रहते हैं, जैसे कि बागपत या इधर हापुड़ या बुलंदशहर, इधर के लोग काफी वहां रहते हैं। रादर मेजोरिटी ये लोग हैं। तो बाबरपुर की सीट पे इस बार समीकरण ऐसा है कि नरेश गौड़ ने हमेशा वहां इलेक्शन जीता, ब्राह्मण होने की वजह से और लोकल कनेक्ट के होने की वजह से। अब ठीक है, एक एज का एक फैक्टर है। तो इस बार जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं अनिल वशिष्ठ, वो जिस परिवार से आते हैं वो हमेशा कांग्रेसी परिवार। तो उनके जगदीश वशिष्ठ, उनके पिता जिलाध्यक्ष रहे कांग्रेस के बहुत लंबे समय तक। अनिल के खुद चचेरे भाई सुनील वशिष्ठ वहां से निगम पार्षद का इलेक्शन वगैरह, एमएलए का इलेक्शन वगैरह लड़ चुके हैं। अनिल वशिष्ठ खुद वहां से निगम पार्षद रह चुके हैं कांग्रेस के। तो पूरा कांग्रेस का कैडर वहां सपोर्ट कर रहा है अनिल वशिष्ठ को, क्योंकि वो फैमिली की बहुत डीप रूट्स हैं कांग्रेस कैडर में, प्लस बीजेपी की अपनी वोट, जिसके दम पे हमेशा नरेश गौड़ जीतते रहे। अब आते सामने गोपाल राय। गोपाल राय के साथ मैंने 2020 का मैंने इलेक्शन देखा और उसका पहला इलेक्शन देखा कि गोपाल राय को लोगों ने सपोर्ट किया। जितने भी कांग्रेस माइंड के फैमिलीज थे, उन्होंने बोला हम संघी को वोट नहीं दे सकते, तो उन्होंने वोट दिया गोपाल राय को। लेकिन इस बार मैंने खुद देखा, मैं कभी एक सभा हो रही थी, मैं वहां था उपस्थित, मैंने खुद देखा कि वही कांग्रेस के लोग आज वहां पर उनके बूथ एजेंट बने, उनके लिए कैंपेन कराया। और माइनॉरिटीज के लिए कांग्रेस का कैंडिडेट खुद है, जो कि वहां पे पहले पूर्व विधायक है। तो माइनॉरिटीज की वोट वो कुछ जरूर काटेंगे। सो कंक्लूड करने के लिए, गोपाल राय वो इलेक्शन हार रहे हैं बाबरपुर से, तो इसका मतलब टॉप 4 ऑफ आम आदमी पार्टी, दे आर लूजिंग दिस इलेक्शन। अगर आप पूर्वांचल को वाकई में देखें, तो जहां से लोग यहाँ आके माइग्रेट होकर रहना शुरू किए, अगर मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करूं, ठीक है, जहां से मेजोरिटी है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने बेस्ट टाइम में भी बीजेपी बहुत ज्यादा वोट नहीं ले पाती। वहां पर लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हारती है, वो वहीं की सीटें हारती है। आजमगढ़ के आसपास की सब सीटें हारती है। इतनी आसान नहीं है वहां की डेमोग्राफी। तो जो लोग वहां से माइग्रेट होके यहाँ पे रहना शुरू किए, तो और वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर छोड़े, यहाँ पे बुराड़ी, किराड़ी, इन सब जगहों पे अपने छोटे छोटे घर बनाए, 75 गज में, 50 गज में, 100 गज में। कुछ लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं उनमें से, लेकिन मेजोरिटी उनमें से है, अपने रोजगार ढूंढे। तो एक बड़ा बेनिफिशियरी तबका हुआ जिनको कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का और पावर बिल्स का, या महिलाओं को बस में फ्री राइड का, वो बेनिफिशियरी वर्ग है। तो पूर्वांचल के वोटर्स में चाहे बेशक
बीजेपी के पास स्टार पावर है, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, ये सारा कुछ, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को एज रहेगी। जहां पर भी पूर्वांचली डोमिनेट करेंगे, कर रहे हैं, उन इलाकों में आम आदमी पार्टी को एज रहेगी। वो वर्ग अभी भी काफी कुछ साथ में है अरविंद केजरीवाल के, क्योंकि उनको लगता है कि चाहे छोटा मोटा से हमें फायदा तो मिला है, और अगर हमारे घर में ये वाकई में 2100 रुपये आने शुरू हो गए, घर में 3 महिलाएं हैं, तो लोगों ने कैलकुलेशन कर ली कि 6300 रुपये मिलेंगे। तो जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, घरों में काम करते हैं, महिलाएं जो कि 3000 रुपये में बर्तन साफ करती हैं पूरे घरों में, तो उनको लगता है कि उनको एक अच्छी एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है। तो वो वोटर अभी भी है जो कि एज रहेगी कांग्रेस को। वो वोटर हमेशा से साथ रहा है, पहले हमेशा वो कांग्रेस का वोटर होता था, और वो वोटर अभी आम आदमी पार्टी के पास है। तो उसमें से बेशक बीजेपी ने बहुत फोटो खिंचाए होंगे, झुग्गी प्रवास हो, ये सब प्रवास, लेकिन कोई प्रवास नहीं हुआ। वो लोग वहां गए, गाड़ियों से उतरे, एक फोटो खिंचाई, सोशल मीडिया पे डाला, टैग किया पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, और अपने घर चले गए। ठीक है, तो फर्क तो रहेगा। हाँ, एक फर्क हो सकता है कि जो डिलीवर किया मोदी साहब ने, कुछ 1600-2000 के आसपास फ्लैट बना के दिए, तो लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम शायद अच्छा करेंगे आपके लिए, झुग्गी बस्ती के लिए, लेकिन अभी भी एज है आम आदमी पार्टी को। सरकार पूर्ण बहुमत की होगी। अगर आप पिछले भी कुछ इलेक्शन देखें, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बाकी स्टेट्स के भी, हंग असेंबली कहीं पर भी नहीं आई। सो वोटर्स आर वेरी क्लियर। लेकिन इस बार के जो सेंटीमेंट्स हैं वो केजरीवाल जी के अगेंस्ट हैं। स्पेशली जो उन्होंने बहुत मासूमियत से कहा कि हरियाणा वालों ने जहर मिला दिया है यमुना में, जैसे कि नायब सिंह सैनी एक जेब में एक शहर लेके आए, एक बोतल, और उड़ेल के चले गए। तो वैसा तो हो नहीं सकता, शायद सैकड़ों हजारों ट्रक आए होंगे जहर लेके जिन्होंने डाला होगा। तो वो नैरेटिव ऐसा हो गया, मैं गली गली में लोगों से देखता हूँ बात करते हुए कि जो वो कह रहे हैं उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है। शायद एक हार्श वर्ड ऐसा लोगों में बोलने लगे, झूठा है, गलत है, सिंपैथी गेन करने के लिए बोला जा रहा है, इस तरह का कुछ। सो उसने, उस स्टेटमेंट ने काफी डेंट किया इनको, स्पेशली जो आउटर दिल्ली के इलाके हैं, बाहरी दिल्ली के, जहाँ पे काफी लोग हरियाणा के भी रहते हैं, नजफगढ़, नरेला, बवाना, उधर की सारी सीटें बीजेपी क्लीन स्वीप करने वाली है इसी वजह से। और सोने पर सुहागा बजट, तो बजट से पहले भी मेरा असेसमेंट 40 के आसपास था। मुझे लगता है कि 42 प्लस माइनस 3 बीजेपी रहने वाली है, 26 प्लस माइनस 3 आम आदमी पार्टी, 0 से 2 कांग्रेस। अगर 2 सीटें जीते भी तो वो अपनी पर्सनल हो सकती हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष की देवेंद्र यादव की बदली की सीट हो सकती है, या कस्तूरबा नगर की अभिषेक दत्त की सीट हो सकती है, जो कि अपने पर्सनल चेहरे पे, अपने पर्सनल क्रेडिबिलिटी पे हो सकती है। लेकिन बजट के बाद अगर ये नंबर ओवरशूट हो जाए और बीजेपी कहीं 48 के आसपास जाए और आम आदमी पार्टी 20 से नीचे रह जाए, तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। लेकिन फिर भी मेरी कैलकुलेशन 42 प्लस माइनस 3, 26 प्लस माइनस 3, 0 से 2 कांग्रेस। बीजेपी का ट्रेंड है, अक्सर जिनके नामों की चर्चा होती है वो मुख्यमंत्री नहीं बनते। महाराष्ट्र एक अपवाद है, देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा थी, उनकी अगुवाई में इलेक्शन लड़ा गया, इसलिए वो सीएम बने। दिल्ली में ऐसा कोई नाम नहीं जिसकी अगुवाई में ये इलेक्शन लड़ा जा रहा हो। और बीजेपी ये इलेक्शन जीत के नहीं चाहती कि 5 साल बाद दोबारा से अरविंद केजरीवाल वापस आए, जो कि वो आ सकते हैं जिस तरह से उनकी जुझारू क्षमता है। वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन सब कुछ करने वाले हैं आने 5 साल में। तो मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नेंस पे फोकस करेगी, ना कि किसी जाति धर्म को साधने की कोशिश करेगी। सरप्राइजिंग भी हो सकता है,
अगर कोई फर्स्ट टाइमर एमएलए बन जाए सीएम, जो कि गवर्नेंस दे सकता हो, शायद बीजेपी ऐसा करने की कोशिश करेगी। क्योंकि जो भी नाम पिछले काफी दशकों से इस राजनीति में सक्रिय हैं, उनके दम पर तो आज तक एक भी इलेक्शन नहीं जीता गया, और ना ही लड़ा गया, और ना ही इस बार कोई मुख्यमंत्री फेस प्रोजेक्ट हुआ। तो उनको बनाने का तो कोई औचित्य नहीं है, और अगर उनको बनाया गया तो वो एक सुसाइडल होगा। तो मुझे लगता है कि कोई फ्रेश फेस होगा जो कि गवर्नेंस दे सके और अपने आप को खड़ा कर सके इस स्टेट में 5 साल के बाद के इलेक्शन के लिए।